जय हिंद प्यारे, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीश श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना डिले के। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो मौर्य डायनेस्टी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अशोका। आज हम लोग इस पॉइंट को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अशोक पढ़ रहे थे, तो देखते हैं अशोक के बारे में और सारी बातें A to Z। ठीक, तो अशोक हम लोग पढ़ रहे थे, उसके हम लोग आगे बढ़ते हैं तेजी से बिना डिले किए हुए। तो शुरू करते हैं अशोक के बारे में जानना। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, अशोका। यानी क्या पढ़ रहे थे, अशोक। तो अशोक के बारे में शेष भाग हम लोग देखते हैं अशोक का। क्या, तो शेष भाग यानी क्या, तो रिमेनिंग पार्ट देखते हैं हम लोग अशोक के बारे में। रिमेनिंग पार्ट A to Z जो अशोक का बचा हुआ उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। अशोक ने, अगर बात करोगे, अशोक ने इंस्क्रिप्शन लिखवाना शुरू किया था। तो इंस्क्रिप्शन में चलने से पहले हम लोग देखते हैं अशोक के धम्म, ठीक है ना। अशोक का धम्म यानी क्या, धम्म ऑफ अशोका। धम्म ऑफ अशोका, अशोक का धम्म। अशोक का धम्म यानी धम्म कह लीजिए, धम्म एक तरीके से अशोक का धम्म, या धम्म कह लीजिए। अशोक का धम्म की जगह धम्म कह लेना ज्यादा उचित होगा। धम्म, धम्म किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो स्टार्टेड बाय अशोका। स्टार्टेड बाय अशोका। अशोक द्वारा शुरू किया गया। अशोक का धम्म एक तरीके का क्या था, बड़ों का सम्मान करना, मदर फादर की सेवा करना, प्राणियों के प्रति दया की भावना रखना। ये सारी की सारी बातें किसमें मिलती है, अशोक के धम्म में। एक तरीके का पूरा नैतिक संहिता था अशोक का धम्म। ठीक, अशोक का धम्म कुछ और नहीं था बल्कि नैतिक संहिता माना जाएगा। इसका डिटेल हमें जो मिलता है, ठीक है ना, अशोक का धम्म, इसका जो डेफिनेशन लिया गया है, किससे लिया गया, डेफिनेशन मतलब इसकी परिभाषा। यानी क्या, तो परिभाषा इसकी बात कर लेते हैं। परिभाषा, इसकी परिभाषा। परिभाषा यानी क्या, तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन कहां से लिया गया, तो राहुलोवाद सूत्र से लिया गया। राहुलोवाद सूत्र, राहुलोवाद सूत्र से लिया गया इसकी परिभाषा पूरी की पूरी। कि धम्म एक तरीके का एक मोरल कोड था, एक तरीके का एक एथिकल कोड माना जाता है, मोरल कोड कह सकते हो। एक तरीके का क्या था ये धम्मवाद, एक नैतिक संहिता था। और इसका डिटेल हमें और कहां पर मिलता है, इसका वर्णन कहां मिलता है, तो धम्म का वर्णन मिलता है। अब धम्म धर्म था कि नहीं था, उस पर हम लोग बात करेंगे अभी बेटा, कि धम्म वास्तव में रिलीजन था या नहीं था। तो इस बात पे चर्चा भी थोड़ी देर में हम लोग करते हैं। तो इसका वर्णन हमें कहां मिलता है, तो सेकंड और 17th, मतलब दूसरे, सेकंड एंड 17th, 17वां, सेवंथ, सेकंड एंड 7th जो पिलर इंस्क्रिप्शन होता है उसमें हमें पूरा डिटेल मिलता है। कौन सा, तो सेकंड पिलर एडिक्ट एंड 7th पिलर एडिक्ट। सेकंड पिलर एडिक्ट और क्या, तो 7th पिलर एडिक्ट। ठीक, दूसरे स्तंभ लेख, द्वितीय स्तंभ लेख में, और किसमें बता, तो सातवें स्तंभ लेख में। सातवें स्तंभ लेख में हमें इसके बारे में पता चलता है। धम्म में, धम्म के बारे में जो पूरी जानकारी मिलती है दूसरे स्तंभ लेख में, और किसमें, तो 7वें स्तंभ लेख में। इन दो स्तंभ लेख में हमें इसके बारे में पूरी A to Z जानकारी हमें क्या मिलती है, देखने को मिलती है। ठीक है, तो दूसरा हो गया, और कौन सा हो गया, तो 7वां। इन दोनों में हमें धम्म के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। धम्म क्या था, तो धम्म वाज एन एथिकल कोड।
धम्म एक तरीके का नैतिक संहिता था जिसमें बड़ों का सम्मान करना। धम्मा क्या था? इसका प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ धम्मा। धम्म का प्रारंभिक सब्जेक्ट क्या था? तो एक तरीके का प्रारंभिक विषय क्या था धम्म का? प्रारंभिक विषय क्या था? तो एक तरीके का यह माना जाता है एथिकल कोड, एक तरीके का एथिकल कोड, या कह सकते हो मोरल कोड, कह सकते हो इसे मोरल कोड भी कह सकते हो। मोरल कोड यानी क्या? तो नैतिक संहिता कह सकते हैं, नैतिक संहिता। ठीक, जैसे बड़ों का सम्मान करना, मदर फादर की सेवा करना, प्राणियों के प्रति दया की भावना करना, यह कहलाता है एक तरीके से अशोक का धम्म। तो ध्यान रखना, अशोक का धम्म यह कहलाता है आपका बड़ों का सम्मान करना, मदर फादर की सेवा करना, प्राणियों के प्रति दया की भावना रखना। तो ये सारा का सारा हमें मिलता है किसमें? तो इस सब चीजों में देखने को मिलता है। ठीक, क्लियर है सभी का? चलिए, अब सारी चीजें यहां पर मिलती है। धम्म सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कहां पर हुआ? धम्म सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कहां पर होता है? तो धम्म सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता कहां पर? तो श्रीलंका में। ठीक, और इसका डिटेल मतलब एथिकल कोड, एक नैतिक संहिता। क्या इसे कोई रिलीजन माना जा सकता है? तो कोई रिलीजन नहीं था, इसका कोई धर्म वरम नहीं था। मतलब इसे कोई धर्म था, कोई ये था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, मतलब नैतिक संहिता का मतलब क्या हो गया? तो करुणा पर, करुणा इसमें जैसे करुणा हो गया, दया हो गया, करुणा हो गया, दया हो गया, और बात कर ले, करुणा हो गया, दया हो गया, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव एक तरीके से अहिंसा वाली बातें, अहिंसा एटसेट्रा कर लीजिए। जैसे इसको और अच्छे से देखना चाहो तो यहां से देख सकते हो। देखो, इसमें यही कहा गया गुरुओं की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, प्राणियों के प्रति दया और करुणा की भावना लाना, सभी धर्मों का सम्मान करना, प्रेम सद्भाव बना करके रखना, मदर फादर की सेवा करना, सारा कुछ इसमें ध्यान रखना। इसी में और ऐड करना चाहो तो इसी में कह सकते हो माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा करना, सेवा करना। ये सारा का सारा चीजें किसमें देखने को मिलती है? तो अशोक के धम्म में देखने को मिलती है। सारी की सारी चीजें किसमें देखने को मिलेगी? तो अशोक के धम्म में। मतलब सभी का सम्मान करना, ए टू जेड जो भी लोग हैं सभी का रिस्पेक्ट करना, सभी का सम्मान करना, सभी के प्रति दया की भावना लाना, ये सारा अशोक के धम्म में देखने को मिलती है। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए क्या क्या किया था? तो अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों का, धम्म के प्रचार के लिए क्या करता है? धम्म महामात्र नियुक्त करता है। क्या नियुक्त करता है? धम्म महामात्र। धम्म महामात्र अपॉइंट करता है किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। धम्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे ज्यादा धम्म जो सक्सेसफुल होता है कहां पर? तो श्रीलंका में। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा धम्म सक्सेसफुल होता कहां पर? श्रीलंका। और पहले ही बता चुका, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को कहां पर भेजा? श्रीलंका भेजा। अब कुछ लोग कहते हैं कि अशोक का धम्म एक रिलीजन था। तो रिलीजन के लिए कुछ कंडीशन होती है, ध्यान देना, रिलीजन के लिए कुछ कंडीशन होते हैं, तब उसे रिलीजन मान सकते हो, अदरवाइज उसे रिलीजन का दर्जा नहीं दे सकते। जैसे धर्म के लिए जरूरी है क्या होना चाहिए? एक टेंपल होना। कोई भी धर्म है कि नहीं है उसके लिए जरूरी है कि मंदिर हो। दूसरा, उसमें एक बुक होना चाहिए। थर्ड वन चीज, उसमें क्या होना चाहिए? लीडर होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तब तो उसे आप रिलीजन मान सकते हो। अगर ये तीनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक, तो उसे रिलीजन आप नहीं मान सकते हो। ठीक है, अगर धर्म कोई कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो रिलीजन है, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा तो उसे रिलीजन का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जैसे टेंपल की बातें कर लेते हैं। चलिए, तो देखो धर्म के लिए कंडीशन होती है, तीन कंडीशन होती है। पहला, उसमें एक मंदिर होना चाहिए। तो हिंदू धर्म में अगर बात कर लेंगे, मंदिर की बात कर लेंगे, तो देखो हिंदू धर्म में मंदिर है तो घर घर मंदिर है। ठीक, हर जगह मंदिर है। मुस्लिम धर्म में मंदिर के रूप में क्या है भाई? तो मुस्लिम धर्म में मंदिर के रूप में क्या है? तो आप देखोगे मुस्लिम धर्म में मंदिर के रूप में क्या है? मस्जिद है, मस्जिद है।
सिख धर्म में मंदिर के रूप में क्या पाया जाता है? तो सिख धर्म में मंदिर के रूप में क्या गुरुद्वारा पाया जाता है। क्रिश्चियन धर्म में क्या पाया जाता है? तो क्रिश्चियन धर्म में आपके आंसर आने शुरू हो गए, चर्च मिलता है। यहां पर कोई ऐसा टेम्पल नहीं था, कोई ऐसा मंदिर नहीं था। ठीक है, आप ये कह लीजिए कि यहां पर कोई ऐसा चीज मिल जाए, उसमें एक बुक होना चाहिए। उस धर्म में क्या होना चाहिए? बुक होना चाहिए। अगर बुक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। बुक जैसे हिंदू धर्म में देखोगे एक बुक होना चाहिए, प्रॉपर वे में एक बुक होना चाहिए। बुक में गॉड गिफ्टेड होती है, जिसका मतलब ऐसे कह लीजिए उसकी बातें भगवान की बातें मानी जाए। हिंदू धर्म में देखोगे भगवत गीता है, रामायण है। मुस्लिम धर्म में देखोगे कुरान है। सिख धर्म में देखोगे क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। क्रिश्चियन धर्म में क्या है? तो बाइबल है। तो ये भी चीजें आनी थी। लीडर ऐसा जिसकी बातें पूरे समाज को प्रभावित कर ले। ठीक नहीं, पुराण में अशोक के नाम नहीं। हिंदू धर्म में पुराण की बात है, पुराण से क्या ही मतलब है। तो हिंदू धर्म में अगर बात कर लोगे, तो मुस्लिम धर्म में अगर बात करो तो मतलब सभी धर्मों में कुछ ना कुछ किताबें लीडर। हिंदू धर्म में लीडर के रूप में कौन है? लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा, तमाम सारे देवी देवता है। मुस्लिम धर्म में कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब जी। क्रिश्चियन धर्म में देखोगे तो कौन हो जाएंगे? जीसस हो जाएंगे। सिख धर्म में 10 गुरु हो जाएंगे। यहां पर लीडर के रूप में अशोक था। तो अशोक को ग्रेट कह सकते हो, क्योंकि अशोक को कलिंग का हत्यारा माना जा सकता, भगवान का दर्जा तो दिया ही नहीं जा सकता है। तो वह ग्रेट हो सकता है लेकिन गॉड नहीं हो सकता। तो इसीलिए अशोक को ग्रेट माना जाता है, ग्रेट महान कहा जाता है, भगवान नहीं। क्योंकि उसने बहुत बड़ा परिवर्तन किया था, पूरा अपनी धम्म नीति मतलब प्रॉपर नीति ही चेंज कर देता उस बैटल के बाद। तो ध्यान रखना, अशोक का यह माना जाता है क्या? धम्म। अशोक ने बहुत सारे लेख लिखवाए, जिसे हम अशोकन एडिक्ट्स के नाम से जानते हैं। अशोक के अभिलेख। ठीक, अशोक के अभिलेख, अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख को सबसे पहला खोजा किसने था भाई? सबसे पहला अशोक के अभिलेख को खोजा किसने था? यानी डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाई। डिस्कवर किसने किया था? तो फटाफट बताओ, किसने खोजा था? अशोक के अभिलेख को किसने डिस्कवर्ड किया था? डिस्कवर्ड बाई। किसके द्वारा खोजा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया भाई? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अरे सॉरी, टी फेंथलर के द्वारा। किसके द्वारा? तो टी फेंथलर के द्वारा। खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? तो टी फेंथलर। टी फेंथलर, टी फेंथलर के द्वारा खोजा जाएगा। और कब खोजा जाएगा भाई? तो 1750 में। इसको पढ़ा किसने था? इसको कूटबद्ध किसने किया था? डिकोडेड बाई। किसके द्वारा खोजा गया या इसको पढ़ा गया? डिकोड किसके द्वारा किया गया, मतलब पढ़ा किसके द्वारा गया? पढ़ा या कूटबद्ध कह लीजिए, मतलब इसको पढ़ा किसके द्वारा किया गया? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और कब पढ़ा गया प्यारे बच्चों? किसके द्वारा? तो जेम्स प्रिंसेप। किसके द्वारा? तो जेम्स प्रिंसेप। हाँ, टी फेंथलर के द्वारा खोजा गया और पढ़ा गया किसके द्वारा? टी फेंथलर के द्वारा खोजा गया और पढ़ा किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना। ठीक, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। कब पढ़ा गया? बहुत बढ़िया विक्की, सोनम, बढ़िया आंसर सारे बच्चों का, बहुत बढ़िया। 1837 में, 1837 में, 1837 में किसके द्वारा पढ़ा गया? तो ध्यान रखना, टी फेंथलर के द्वारा खोजा गया। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया कब? तो 1837 में, 1837 एडी में। ठीक है, और ये अभिलेख कई सारे लैंग्वेज में लिखे हैं, कई सारी भाषाओं में। हाँ, 1837 में, 1837 में। अब इसमें देखेंगे इंस्क्रिप्शन में अगर हम बात कर लेते हैं तो मेजर इंस्क्रिप्शन, मेजर बृहद शिलालेख की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बृहद शिलालेख की मेजर इंस्क्रिप्ट, मेजर रॉक एडिक्ट्स की बातें कर लेते हैं। बृहद शिलालेख की बातें कर लेते हैं। कितने हैं भाई?
अच्छा, किससे इंस्पायर हुआ था यहां पर लिख लेना है। किससे इंस्पायर्ड, किससे होता है, इंस्पायर्ड किससे होता है अशोक, प्रभावित किससे होता है। तो अशोक प्रभावित होता है किससे, तो डेरियस फर्स्ट से। डेरियस फर्स्ट, डेरियस फर्स्ट कहां का शासक था, आप लोग कमेंट करके बताइए। डेरियस फर्स्ट, जिसे दारा प्रथम भी कहते हैं, एग्जाम में दारा रहेगा तब भी आपको मार्क कर देना। कहां का राजा था डेरियस फर्स्ट, ये पढ़ चुके हो आप लोग। डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम से प्रभावित होता है। मेजर रॉक एडिक्ट्स की बातें कर लेते हैं, कितने थे, तो मेजर रॉक एडिक्ट की अगर बात कर लेते हैं, रॉक एडिक्ट्स यानी क्या, तो बृहद शिलालेख, बृहद शिलालेख। बृहद शिलालेख कितने हैं भाई, तो 14th। टोटल कितने हैं, तो टोटल अगर बात करोगे टोटल लेख कितने हैं, तो टोटल लेख 14 हैं, और कितने स्थानों से पाए गए, तो 8। फ्रांस नहीं सोनम बेटा, पर्सिया, पर्सिया ईरान, हाँ तो श्वेता बहुत बढ़िया, विनोद वेरी गुड। तो टोटल और कितने स्थानों से पाए गए, तो टोटल कितने हैं भाई, तो टोटल है कितने, तो ध्यान रखना टोटल शिलालेख कितने हैं, तो टोटल कुल 14 लेख हैं, और टोटल 8 स्थानों से पाए गए। टोटल अगर बात करोगे कुल लेख कितने हैं, तो 14th, 14 लेख पाए गए, ठीक है ना। और टोटल कितने प्लेस से पाए जाते हैं, कुल स्थान कितने हैं, कुल कितने स्थान से पाए गए, कुल तो 7 स्थानों से पाए, 7 की जगह 8 कर लीजिएगा, कुल कितने स्थानों से, तो 7 की जगह 8 कर लीजिए, 2 कलिंग वाला एक साथ ही है, टोटल 8 स्थान से। ठीक, कौन कौन से 8 स्थान है, तो ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें पाकिस्तान, पाकिस्तान से 2 पाए गए, एक होता है शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी से, शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी की जब बात करोगे तो शहबाजगढ़ी कहां पर, तो पेशावर पाकिस्तान में, और यहां की स्क्रिप्ट कैसी होगी, तो खरोष्टी होगी। शहबाजगढ़ी कहां पर, तो पेशावर पाकिस्तान। पेशावर पाकिस्तान, और इसकी स्क्रिप्ट क्या होगी बेटा, मतलब कौन सी लिपि में लिखी गई है, तो ध्यान रखना खरोष्टी। कौन सी लिपि में लिखी गई है, तो खरोष्टी, खरोष्टी लिपि में लिखी गई। कौन सी लिपि में लिखी गई, तो खरोष्टी। मतलब 14 लेख हैं, 8 स्थानों से मिले, 8 प्लेस से मिले, टोटल 8 प्लेस से मिले, ध्यान रखना 8 स्थानों से मिले हैं। तो शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान। और अगला बात कर ले मानसहरा, जो कि हजारा पाकिस्तान में स्थित है। तो ये तो हो गया पहला वाला, एक एक करके इसमें नंबरिंग कर दे रहे हैं। तो शहबाजगढ़ी दूसरा, सेकंड वाज मानसहरा, मानसहरा। तीसरा क्या हो जाएगा, तो कालसी। तीसरा कौन हो जाएगा, गिरनार, कालसी। तीसरा हो जाएगा गिरनार। गिरनार। चौथा हो जाएगा कालसी। कालसी, कालसी देहरादून उत्तराखंड वाला। पांचवा हो जाएगा आपका सुपारा, महाराष्ट्र वाला। अब देखो इसमें अगर हम बात कर लेते हैं कि साहब मानसहरा कहां पर है, तो हजारा पाकिस्तान, हजारा पाकिस्तान में है, ठीक है, हजारा पाकिस्तान।
कौन सी स्क्रिप्ट होगी, तो ध्यान रखना स्क्रिप्ट इनकी बात करोगे, यानी लिपि इनकी बात करोगे बेटा, तो इसकी भी लिपि हो जाएगी खरोष्ठी। कौन सी हो जाएगी, तो खरोष्ठी लिपि। ठीक। और अगर बात कर लेंगे इंडिया वाला, तो इंडिया वाला जितने भी इंडिया के हैं, ध्यान रखिएगा, जितने भी इंडिया में हैं, ठीक, जितने भी इंडिया में, ध्यान रखना, जितने भी इंडिया वाले लेख हैं, कोई भी इंडिया का इंस्क्रिप्शन जितना भी आपको देखने को मिलता है, वो सारे के सारे लेख आपके जो मिलते हैं, जितने भी इंडिया वाले मिलते हैं, ठीक, वो जितने भी इंडिया के लेख देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे किस में होंगे, तो ब्राह्मी में। कहां पर होंगे, तो ब्राह्मी में। ध्यान रखना, जितने भी इंडिया वाले हैं वो सब ब्राह्मी में। कोई भी इंडिया का लेख होगा तो ब्राह्मी में, चाहे वो आपका गिरनार वाला हो, सोपारा वाला हो, मानसहर जो है यहाँ वाला कालसी वाला हो, या फिर यर्रागुड़ी वाला हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे किस में पाए जाएंगे, ठीक। तो ये सारे के सारे किस में हो जाएंगे, तो खरोष्ठी में। तो गिरनार कहां पर है, गुजरात में, अरे ब्राह्मी में। कहां पर है, गुजरात। इसके स्क्रिप्ट क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, लिपि क्या हो जाएगी, तो ब्राह्मी। कौन सी हो जाएगी, तो ब्राह्मी। भारत वाले सारे ब्राह्मी में होंगे। यही पूछा जाता है कि अशोक के सारे अभिलेख जो इंडिया में पाए जाते हैं, तो वो शिलालेख तो कौन सी, तो खरोष्ठी में। और ये कहां पर है, कालसी, तो देहरादून उत्तराखंड, यानी कहां पर, तो उत्तराखंड। उत्तराखंड। कौन सा स्क्रिप्ट होगा, तो स्क्रिप्ट जान लीजिए कौन सा, तो ब्राह्मी। सोपारा भी कहां पर, तो ध्यान रखिए महाराष्ट्र। यहां की भी स्क्रिप्ट की बात करोगे तो स्क्रिप्ट क्या हो जाएगी, ब्राह्मी। ध्यान रखना, खूब पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं मिलाने के लिए, तो इस बात को ध्यान रखना बच्चों, खूब पूछे जाते हैं। ठीक, नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूं। 5 हो गए, 5 के बाद 6 नंबर आ जाओ। यर्रागुड़ी, यर्रागुड़ी क्या हो जाएगा, तो यर्रागुड़ी। 7 नंबर पे आ जाओ भाई, 7 नंबर पे तो जौगढ़। क्या हो जाएगा, तो जौगढ़। वहीं पर 8 नंबर जो आखिरी वाला माना जाता है, 8 नंबर वाला जो आखिरी माना जाता है, उसका कोई, हालांकि कोई क्रम नहीं है, जैसे मर्जी करे वैसे याद कर लो। 8 नंबर धौली। 8 नंबर क्या हो जाएगा बेटा, धौली। ये दोनों उड़ीसा में है, ध्यान रखना, दोनों बेटा उड़ीसा में है। यर्रागुड़ी कहां पर होगा, तो ये भी इसके जो कहां पर, तो आंध्र प्रदेश। ये सारे के सारे अशोक के लेख हैं। ब्राह्मी, उड़ीसा, स्क्रिप्ट क्या हो जाएगा, ब्राह्मी। ठीक, जौगढ़ कहां पर, तो उड़ीसा, स्क्रिप्ट क्या हो जाएगा, ब्राह्मी। ठीक, तो इसको आप पूरे ध्यान से याद कर लीजिएगा। सभी का क्लियर है, एक बार बता दीजिए सारे बच्चे, सभी का यहां तक क्लियर है। अशोक के 8 अभिलेख मिले 8 जगहों पर। अब 8 इन अभिलेखों में 8 शिलालेखों में बात करोगे जो बड़े बड़े हैं, इसमें क्या क्या बातें हैं, तो सारा बातें, चूंकि समय थोड़ा बचाना है इसलिए उस बातों को भी हमने जो है पीपीटी में लिख लिया। जैसे अशोक कहता है पहले शिलालेख में, पहला जो लेख होता है उसमें कहता है समस्त प्रजा मेरी संतान है, मतलब अशोक कहता है कि मेरी प्रजा मेरे संतान के बराबर है। ठीक, ब्राह्मी एक स्क्रिप्ट होती है बेटा, लेखन की अलग होती है, ब्राह्मी कहती है लेखन कला को कहते हैं। ठीक, लैंग्वेज बात करेगा तो प्रकृत लैंग्वेज, ध्यान रखना, अगर लैंग्वेज की बात करेगा यहाँ पर, भाषा कौन सी होगी, तो सारी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, तो प्राकृत। भारत वाले सारे लैंग्वेज क्या हो जाएंगे, तो प्राकृत भाषा में। कौन सा भाषा हो जाएगी, तो प्राकृत। इंडिया का कोई भी पूछेगा इंडिया वाला, तो ध्यान रखना सभी को प्राकृत कहते हैं। सभी कौन सी भाषा, तो प्राकृत भाषा। जो लेखन करते हो ना उसी को कहते हैं ब्राह्मी लिपि, लिपि की जाती है ब्राह्मी लिपि। ठीक, चलिए, यस सर क्लियर, यस सर क्लियर, यस सर क्लियर। सर अशोक का राज साउथ इंडिया में भी था, बिल्कुल था नालिनी, तभी तो अशोक के आंध्र प्रदेश में मिले हैं, यही तो बताते हैं। अगर ये सब नहीं होते तो अशोक के बारे में जितना हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो सब नहीं मिल पाता है।
अशोक अलग अलग जगह लेख लिखवा करके वो बताया है कि भाई यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, तो सारी बातें वो बताता है। तो इसी से तो पता चलता है कि उसका साम्राज्य कहां से कहां तक रहा होगा। ठीक, अब देखो 14 जो इसके शिलालेख है उसमें 14 बातें हैं। क्या क्या बातें कही गई हैं, तो इसको आप लोग एक बार सरसरी निगाह से देख लेना, बहुत ज्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में दे रहा हूं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए खास करके सीडीएस वाले बच्चे इसे थोड़ा सा ट्राई करेंगे याद करने का। एनडीए वाले अगर नहीं भी याद करते तब भी उनका चल जाएगा, लेकिन सीडीएस वाले थोड़ा इसको ध्यान से देख लेंगे। ठीक है बच्चे, देखिए जैसे बृहद शिलालेख की अगर बात कर लेते हैं, इसमें क्या होता है, पशु हत्या, सामाजिक उत्सव समारोहों पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। ध्यान रखना, क्यों कहता है कि हमारे जो राजकीय रसोई है वहां पर क्या किए जाएंगे, सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाएंगे, 2 मोर मारा जाएगा और 1 मृग। वो कहता है कि जो हमारी राजकीय रसोई है, रसोई में जो राजा की रसोई है उसमें इतनी सारी चीजें, अरे लेख का मतलब वही होता है, लेख कुछ अलग चीज थोड़ी होती है। लेख का मतलब क्या हो गया, लेख नहीं देखे हो कभी जीवन में, क्या है लेख, देखो ये यही होते हैं, सब जगह ऐसे मिलेगा तुम्हें। घर से बाहर निकला करो, कभी घूमा टहरा करो, तब तो देख पाओगे। अशोकन एडिक्ट्स, कुछ नहीं होता, कैसे हाथ से लिखते हो, बस पीलर पे लिख दो, खंबे पर, तो रॉक एडिक्ट हो जाएगा। ये तो जैसे घर से निकलते हो ना, कहते हो कि भाई देखो ये है उसके अशोक क्या लिख, बस हो गया, पत्थरों पे लिख दिया। ये स्तंभ पे लिखा हुआ इसलिए पिलर एडिक्ट कहेंगे, और अगर ये पत्थरों पर इस तरह से लिखा हो तो इसे कहेंगे रॉक एडिक्ट्स। ये देखो ये पत्थर के टुकड़े पर, जैसे घर से बाहर लिखा होता ना, कि यह रोड इन मंत्री के कर कमलों द्वारा बनवाया गया, लिखा होता ना, यह रोड इन मंत्री के कर कमलों द्वारा बनवाया गया, तो वहां पर पूरी तरह से, तो अगर वो लिखा होता रोड पे, कहते ना ये रोड इन मंत्री ने बनवाया, तो एक पत्थर पे लिख दो तो रॉक एडिक्ट हो जाएगा। और अगर बात करोगे उसी को खंबे पे लिख दो, तो आपके अगल बगल में सारी चीजें हैं, आपके अगल बगल में सारी चीजें हैं, ठीक, सारी चीजें शामिल है, उसको आप डिपेंड करता है, देख लो आपके अगल बगल में सारी चीजें अवेलेबल है, बस नजरिया बदल गया, चीजें बदल गई हैं, बाकी सब कुछ वही है। आपको किसी मंदिर में जाते हो, कैसे पता चलता है कि इस मंदिर को इस व्यक्ति ने बनवाया था, क्योंकि वहां पत्थर पे लिख करके चिपका दिया गया। पत्थर पे लिखा हो तो रॉक एडिक्ट, पिलर पे लिखा हो तो पिलर एडिक्ट, बस वही बातें और कुछ नहीं। चलिए अब देख लिया आपने लोगों ने, आगे चलते हैं भाई। तो ये पहला अभिलेख कहता, दूसरे में कहता है 14 इस तरह से याद करना है आपको, कि सब जगह सीमावर्ती राज्य जैसे चोल, बार बार एनडीए में यही सवाल था आप लोगों का, और सवाल क्या था ध्यान रखना है, कि कौन से एडिक्ट में चोल, पांड, सातीय पुत्र, केरल और ताम्रपर्णी यानी यवनराज एंटियोकस, इन सब का चर्चा मिलता है। तो मेजर रॉक एडिक्ट्स सेकंड में इसका चर्चा मिलता है, कि जिसमें अशोक के कौन से शिलालेख में, फिर से सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या था, अशोक के कौन से शिलालेख में, फिर से ध्यान से बता रहा हूं, अच्छे से सुनो इसको, अशोक के कौन से शिलालेख में चोल, पांड्य, चेर, इन सब के बारे में पता मिलता है। तो इन सब के बारे में कौन से, तो सेकंड रॉक एडिक्ट्स में मिलता है। ठीक है, क्लियर। इसमें अशोक कहता है कि अशोक ने पड़ोसी राज्यों में, मतलब चाहे वो चोल हो, चाहे वो पांड्य हो, चाहे वो केरल हो, ताम्रपर्णी हो, यवन एंटियोकस हो, या फिर आप बात करें उनके पड़ोसी राज्यों में अशोक ने कुएं खुदवाए, तमाम सारे कुएं खुदवाए, ठीक, पशुओं की चिकित्सा करवाए। हाँ, राष्ट्रकूट नहीं थे, बिल्कुल राष्ट्रकूट नहीं होंगे, राष्ट्रकूट नहीं आएंगे, उस समय राष्ट्रकूट पैदा ही नहीं हुए। कुएं खुदवाए मतलब उनके लिए सामाजिक कार्य करवाता अशोक, कुल मिलाकर के यही। युक्तक, रज्जुक, प्रदेशिक, उठा करके सवाल देख लो यूपीएससी का, यही सवाल यूपीएससी में था। युक्तिक, रज्जुक और प्रदेशिक का उल्लेख अशोक ने कौन से, कहता था कि 5वें वर्ष दौरा करेंगे, जिससे वह प्रजा के कर्म और अन्य कार्यों की शिक्षा देंगे, प्रजा को धर्म और अन्य चीजों की शिक्षा देंगे। और क्या शिक्षा देंगे वो, माता पिता की आज्ञा मानना, मित्र संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति उदार भाव रखना, जीव की हत्या ना करना, मतलब किसी जीव को नहीं मारना, थोड़ा ही व्यय करना और थोड़ा ही संचय करना, ये अच्छे गुण बताए गए अशोक के, जो उपदेश देता है। तो ये अशोक के कौन से 13वें, थर्ड शिलालेख में मिलता है, मेजर वाले में।
धम्म नीति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं 14वें में। इसमें भी सेम वही चीजें, बंधुओं का, ब्राह्मणों का, श्रमणों का, सभी का आदर करना। उस समय ब्राह्मण लोगों की बड़ी वैल्यू होती थी, तो उनका रिस्पेक्ट करना, उनका सम्मान करना, उनका आदर करना। ठीक, इसके अलावा 5वें में 13वें वर्ष बाद धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई, जिसमें धम्म का प्रचार करना इन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया कि आपको धम्म का प्रचार करना। अशोक कहता है कि मैं कहीं भी रहूं, कहीं भी रहूं। ये आपके यूपीएससी का सवाल ये भी रह चुका है, यूपीएससी में पूछा गया था कि अशोक के कौन से अभिलेख में कहा गया कि मैं कहीं भी रहूं, कुछ भी करता रहूं। मैं कहीं भी रहूं, किसी भी जगह रहूं, चाहे मैं घर में रहूं, चाहे मैं सोता रहूं, चाहे कुछ भी कहूं, ठीक, मुझे तुरंत इसकी इंफॉर्मेशन दी जाए किसी भी तरह की समस्या का। हर समय, चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, अंतःपुर में हूं, मतलब जिसे अंतःपुर कहते हैं, शयन कक्ष में हूं, पशुचाला में हूं, सवारी कर रहा हूं, बाग में, सब जगह बाग में हूं, सब जगह प्रतिवेदक मुझे प्रजा के बारे में सूचना दे सके। ठीक, प्रजा के बारे में सीधे प्रतिवेदक से सूचना अशोक कहता है कहां पर, तो कहीं भी प्राप्त कर सकता है। और ये कौन से शिलालेख में मिलता है, तो सिस्टीन रॉक एडिक्ट में। ठीक, क्लियर है, कौन से में, तो 30s में। ठीक, वेयर एवरी टाइम वेयर आई एम ईटिंग फूड इन जो है स्थानपुर, मतलब इंटरनल एरिया में, इन द बेडरूम में हो, कैटल शेड में हो, राइड कर रहे हो, गार्डन में घूम रहे हो, कहीं भी घूम रहे हो, मुझे मेरे जितने रिपोर्टर है तुरंत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। शिलालेख के दूसरे भाग में सक्रिय प्रशासन, सुचारू व्यापार, मतलब अशोक ये नहीं कहता है कि मैं धम्म अपना लियो तो मुझे सूचना नहीं, सूचना मुझे हमेशा देना है। ठीक, सारे कल्याण का करना अपना कर्तव्य समझता, वही चीजें होती हैं। सारे जगत का कल्याण से बढ़कर कोई कल्याण नहीं। ठीक, सारे जगत के कल्याण से बढ़कर कोई कल्याण नहीं। 7वां, सहिष्णुता का आवाहन की बातें। ठीक, 8वां, धम्म के धम्म यात्रा आयोजन की बातें। 10 वर्ष बोधि वृक्ष की यात्रा की, जो अशोक को लिखवाया मैंने ना कि अशोक 10वें वर्ष कहां की यात्रा करता है, बोध गया की। तो देखो कौन से, तो ये 8वें शिलालेख से लिखवाया था। मैंने आपको लिखवाया था ना कि अशोक ने मैंने लिखवाया था ना, शासन के 10वें वर्ष अशोका जर्नी लिखवाया ना आपको, देखो ध्यान से, अशोका जर्नी। फिर कहते हो सर कहां से पता चला, तो यहीं से पता चला। अशोका के जर्नी का लिखवाया था हमने। 10वें वर्ष कहां पर, तो बोध गया। 12वें वर्ष कहां पर जाता है, तो 12वें वर्ष कहां पर जाता है, तो निगलवा सागर, ये लिखवाया है। और 20वें वर्ष कहां जाता है, तो लुम्बिनी जाता है। लिखवाया ना कि नहीं लिखवाया, लिखवाया कि नहीं, यही सब लिखवाया है अशोक की यात्रा। तो यही से मिलता है, सिंपल सा बात है। ठीक, तो ध्यान रखना, ये थोड़ा ऐसा पार्ट है जो मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, ये आपके लिए एक्स्ट्रा जा रहा है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, आपके लिए काम बनेगा। तो ठीक, नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। धम्म मंगल करने की निरर्थकता पर बल। 9वां क्या कहता है, धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल देता है। जो अंडरलाइन करे बस उसी को देख लेना। 11वां क्या कहता है, धम्म नीति की व्याख्या करता है, दास प्राणियों के अच्छे व्यवहार की बात करता है, माता पिता का सम्मान की बात करता है। कुल मिलाकर के धम्म ही धम्म चल रहा है। 12वां का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। 13वां आपको पढ़ना है। तो इन सभी शिलालेखों में सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख आपका जो बनता है वो होता है 13वां शिलालेख, क्योंकि अभिषेक के 8वें वर्ष बाद यानी 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध की विजय। तो मैंने आपको कहा था 13वें शिलालेख में दिया गया था 1.5 लाख से ज्यादा लोग निर्वासित हुए, 1 लाख से ज्यादा लोग हताहत हुए, जो मारे गए। ये 13वां शिलालेख आपको याद रखना। ठीक, सर लिख सकते हैं क्या, आराम से लिख लेना, आपकी मर्जी करे, लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको मिल जाएगा, आप नोट भी कर लीजिएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इच्छा करे नोट करिए, आपकी इच्छा करे ना नोट करिए। हाँ बिल्कुल, 2 मोर, हाँ, और 1 ही रन मारा जाएगा, वो बिल्कुल। आपकी मर्जी, आप लिख सकते हो, आपका अगर लगता है आपको लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंबोज, कंधार,
ठीक, ये सवाल भी आपका आ चुका है। यवनो, कंबोजो, नाभको, नागपंथियों, भोजो और पुलिंदो, इन सब जगह इन सब की चर्चा है। धर्म के पालन की बातें हैं, ध्यान रखना। ठीक, ये आप याद करो ना करो ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। 16वां, तो ये तो हो गया अशोक के क्या, तो मेजर अभिलेख। अशोक के छोटे छोटे माइनर रॉकेट्स की बातें करते हैं, छोटे छोटे अभिलेख। तो छोटे छोटे अभिलेख बतेरे हैं, कुछ अभिलेख में मार्क कर दे रहा हूं, कुछ अभिलेख में मार्क कर दे रहा हूं, खाने के लिए मारा जाएगा और क्या। कुछ अभिलेख में मार्क कर दे रहा हूं, छोटा सारा याद करने की जरूरत नहीं। देखो ये सारे हैं, रूपनाथ है, दातिया है, गुर्जरा है, सासाराम, बैराट। तो इसमें आपको याद करना बैराट, इसका पूरा नाम है कहते हैं भाबरू बैराट। ठीक, भाबरू बैराट, ये यूपीएससी वाले बच्चों का है, जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूं इसमें अंडरलाइन कर दे रहा हूं, जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों का। ये प्रॉपर यूपीएससी के नोट्स हैं, मैं आपको मार्क कर दे रहा हूं वो जो आपको याद करना है, जो आपको याद करना है। ठीक है, तो भाबरू बैराट आपको याद कर लेना कहां पर, आपका राजस्थान वाला। एक तो आपका ये हो गया, दूसरा आप कर लीजिएगा, दूसरा आपका जो है इसमें और याद करना है तो मास्की वाला याद कर लीजिएगा, कर्नाटका। छोटा छोटा अभिलेख हो जाएगा, बाकी इसमें सारा छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम देना होगा तो याद कर लेना, फिर नोट्स रखे रहना अपने पास। ये 4 लेख है, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगलाम, जहां पर अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। ठीक, ये पूछा जाता है कौन से अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम मिलता है प्रॉपर वे में। तो अशोक के जिस लेख में प्रॉपर नाम मिलता है, शिलालेख में ठीक, जिस अभिलेख में मिलता है वो क्या कहलाता है भाई, जो अभिलेख मिलता है। जैसे मास्की की बात कर लेते भाई, वो खुद के लिए नहीं खाता था बेटा, इस तरह के लैंग्वेज आप ध्यान ना दें नितिन जी, वो खुद के लिए नहीं खाता था, अशोक मारने के लिए कहता था। आज की रसोइयां, अब अशोक नहीं खा रहा तो मतलब कोई खाएगा ही नहीं। ठीक, तो जो लोग खा नहीं छोड़ सकते, जबरदस्ती किसी को डंडे से थोड़ी शाकाहारी करा सकते हो। आपके घर में या मान लीजिए वेज खाते हो नहीं खाते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने परिवार वालों को डंडे से थोड़ी करा सकते हो। हाँ चलिए, मास्की देखिए, देवा नाम पी, गुर्जरा की बात कर ले, देवा नाम पी मिलता है, यहां पर राजा अशोक को मिलता है, उडेगलम राजा अशोक, ये चारों में अशोक के नाम मिलते हैं। ठीक, चारों में अशोक के नाम मिलते हैं, ध्यान रखना, चारों में अशोक के राशि। ये देखो यहां पर अशोक, मास्की वाले में अशोका, देवा नाम पी अशोका, गुर्जरा में देवा नाम पिय पिय पियदासन को, अशोका राजस। तो 4 अभिलेख में अशोक के नाम मिलते हैं। ये चारों अभिलेख आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इतना टफ कहां से आ गया, तो टफ कहीं और से नहीं आया बल्कि यहीं से। ठीक, तो इसे भी नोट डाउन आप कर लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, भाबरू बैराट अभिलेख, जो भी मैंने आपको बताया, अशोक को त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ में विश्वास करते हुए दिखाया गया है। ये भाबरू बैराट अभिलेख आपका बताता है। इसके बाद में आ जाते हैं तो पीलर एडिक्ट, अशोक के महापीलर एडिक्ट्स की बातें कर ले। सर क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन डायरेक्ट होता, कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहां से नहीं होता, सीधे पूछता जो है शहबाजगढ़ी, या डायरेक्टली आपसे सवाल होगा कि मानसहरा कहां पर स्थित है, मानसहरा अशोक के अभिलेख कहां पर स्थित है, शहबाजगढ़ी अशोक के अभिलेख कहां पर है। ठीक, डायरेक्टली आपसे सवाल होता है। साउथ इंडियन बता तो दिया, तो वही तो बताया विनोद जी, क्या है सारे साउथ इंडिया, क्या दिखा तो दिया, कौन सी दुनिया में हो, ध्यान से पढ़ो। क्या है सारा, देखो 13वें में भी है, 13th रॉकेट में भी है, यहां पर देखो 13th रॉकेट में भी है, चोल पांड्य ताम्रपड़ी तुर्मे अंत्योकिन मग अलिक सुंदर, ये सारा का सारा 13वें में भी है और एक दूसरे में भी है। ये दक्षिण भारत वाले राज्यों की देखो, ये सारा का सारा, कोई भी ऐसा चीज नहीं जो आपको छूटेगा। मैटर ये करता है आप कितना पढ़ते हो। देखो यहां पर लाइन भी किया, केरल सारी पुत्र ताम, तो दूसरे और 13वें में सारा वंश का तो चर्चा है। देखो सारा वंश का चर्चा, चोल का है, पांड्य का, सतीपुत्र का, केरल का है, ताम्रपड़ी का, सब कुछ का चर्चा है, सबका चर्चा है। जो मैंने बोला ना, दूसरे और 13वें में साउथ इंडिया के चोल पांड्य चेर, इन सब के चर्चा दिए गए। ठीक, चलिए
अब देखो महास्तंभ लेख, सर एंशियंट हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं? देखो अभी का जो न्यू पैटर्न आया है, खूब भर भर के सवाल आ रहे हैं। अभी जो इस बार का जो पेपर हुआ है, देखो सारे पोर्शन से पूछा गया, ना कोई एंशियंट, ना कोई मिडिवल, ना कोई मॉडर्न। पहले हम लोग क्या करते थे, मॉडर्न पे ज्यादा फोकस देते थे, एंशियंट को हम लोग डिनाई कर देते थे, कहते छोड़ो यार एंशियंट में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और बच्चों को भी कहते थे बेटा परेशान ना हो, एंशियंट का काम, एंशियंट से ज्यादा सवाल नहीं होता है, यही तो कहते थे। लेकिन अब मामला थोड़ा गया चेंज, मामला हो गया पूरा का पूरा चेंज, बहुत सारा परिवर्तन हो गया, ध्यान रखना। तो उसको ध्यान में रख करते हुए काम करेंगे। चलिए महास्तंभ लेख, महास्तंभ लेख की टोटल संख्या कितनी है? तो टोटल कितनी है? तो टोटल 7 है। टोटल कितने हैं? तो टोटल 7 है। कितने महास्तंभ लेख है? टोटल 7 है। और कितने पाए गए हैं, कितने प्लेस से मिले हैं? तो टोटल प्लेस से मिलते हैं कितने हैं? तो 6 प्लेस से मिलते हैं। और इनकी लैंग्वेज क्या होंगी भाई? इनकी भाषा क्या होगी? इनकी भाषा क्या होगी और इनके स्क्रिप्ट क्या होगी? तो धाना इनकी लिपि क्या होगी? तो बृहद वाले हैं, बृहद महास्तंभ लेख यानी मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं, ये सारे के सारे मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं। तो कुल 7 हैं और कितने पाए जाते हैं? इनकी भाषा क्या होगी? तो इनकी भाषा क्या होगी? तो ध्यान रखना भाषा क्या होगी? तो प्राकृत, क्योंकि पूरे भारत में खाली पाए गए। कौन सी भाषा होगी? तो प्राकृत बेटा। और लिपि कौन सी होगी? स्क्रिप्ट इनकी, तो स्क्रिप्ट होगी इनकी कौन सी? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट होगी। कौन सी? ब्राह्मी। अशोक का कोई भी स्तंभ लिखे, देखो पीलर पे जो चीजें लिखवा दी जाती हैं वही बन जाता है पीलर एडिट। सिंपल सा बात समझो, खंबे पे जो लेख लिखवा दिया जाता है इस तरह से, ठीक, वो बन जाता है आपका पीलर एडिट। पीलर पे जो लेख लिखवा दिए जाते हैं, जरूर नहीं ऊपर तक लिखा हो, तो उसी को कहते हैं पीलर एडिट। जो पीलर पे लिखवा दिया जाए खंबे पर, उसी को कहते हैं स्तंभ लोग। ठीक, अब देखो कौन कौन से स्तंभ लेख हैं, क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप अगर हम बात करें तो बिहार में 3 है, लौरिया, अरिराज। कौन सा हो जाएगा? तो लौरिया, अरिराज। लौरिया, अरिराज। और क्या हो जाएगा? लौरिया, नंदनगढ़। कौन हो जाएगा? तो लौरिया, नंदनगढ़। लौरिया, नंदनगढ़। लौरिया अरिराज कहां पर होगा? तो बिहार में। लौरिया नंदनगढ़ कहां पर होगा? तो बिहार में। टोटल लेख इन दोनों पे 6 मिलते हैं। लौरिया अरिराज कहां पर? तो बिहार में। कुल लेख कितने हैं? कुल लेख 6 हो जाएंगे। लौरिया नंदनगढ़ भी आपका कहां पर होगा? कुल लेख का मतलब टोटल आर्टिकल कितने होंगे? 6। और कितने होने चाहिए? तो 7 लेख होने चाहिए। कितने लेख होने चाहिए? तो टोटल 7 लेख होने चाहिए, सॉरी 7 लेख होने चाहिए प्रॉपर वे में। तो कुल 6 लेख मिलते हैं। ठीक, तो लौरिया अरिराज कितने? तो 6। ठीक, ये सॉरी बाय मिस्टेक हमने इसको एक बार ध्यान रखना, टोटल आर्टिकल इसे कर देना बच्चों, क्योंकि टोटल आर्टिकल की बातें कर रहे हैं और 6 प्लेस पे मिलते हैं। टोटल आर्टिकल मतलब कुल लेख की बातें कर रहे हैं। कुल लेख कितने हैं? तो 7। और कितने स्थानों से मिलते हैं? तो 6। ठीक, तो टोटल आर्टिकल कितने हो जाएंगे? तो 6। लौरिया नंदनगढ़, तो ये भी कहां पर हो जाएगा? और कौन से बिहार में? तो बिहार में बहुत सारा प्लेस है, तो एग्जैक्ट लोकेशन लिख दे रहे हैं, चंपारण बिहार। चंपारण बिहार, ये भी हो जाएगा कहां पर? तो चंपारण बिहार। चंपारण बिहार, ठीक है। कुल लेख इस पे कितने होंगे भाई?
तो कितने होंगे? तो 6 लेख होंगे। तो कुल कितने लेख होंगे? तो 6। ठीक, लौरिया लौरिया नंदनगढ़ रामपुरवा और आ जाते हैं तो कौन हो जाएगा? रामपुरवा। सभी का क्लियर है? एक बार बता दीजिए सारे बच्चे। इसके बाद आ जाएगा रामपुरवा। ये कुल अशोक के लेख हैं। रामपुरवा, जिसको आपको कोशिश करना याद हो जाए, यहां से सवाल खूब रहता है। रामपुरवा, रामपुरवा में अगर बात करोगे तो ये भी कहां पर होगा? तो चंपारण बिहार। टोटल आर्टिकल की बात करोगे, उल्लेख की बात करोगे तो 6। उल्लेख कितने? तो 6। चंपारण कहां पर? तो बिहार में। ठीक, उल्लेख कितने हो जाएंगे? तो 6। चलिए, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। अगिरथ जी का, सैनी जी का, केजेस यूजर बालियन, सभी का क्लियर। विनोद जी का, श्वेता जी का, संदीप जी का, नालिन जी का, राणा जी का। ठीक, वेरी गुड। अतुल तिवारी, वेरी गुड। हाँ, तो ये कुल लेख है बेटा। टोटल 7 आर्टिकल पाए जाते हैं और कहां पर कितने पाए जाते हैं वो भी मैं लिख दे रहा हूं। अगर कैसे भी वो घुमाए आपके इस एग्जाम में, मेरा कहना क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वर्दी लेना है तो लेना है, सिंपल सा बात है। कुल मिला करके एक ही शब्द है, वर्दी लेना है तो लेना है। इसके लिए मेहनत आप करने के लिए तैयार हो। मैं मेहनत कराने से पीछे नहीं भाग रहा हूं, आपका डेप्थ से डेप्थ में जा रहा हूं ताकि कुछ बचे ना। सोचो, डेप्थ से डेप्थ में जा रहा हूं ताकि आपका कुछ ना बच नहीं पाए। आंसर किसी भी हाल में कुछ भी पूछे तो आपका आंसर हमेशा रेडी होना चाहिए। ध्यान रखना, हमेशा आपका आंसर रेडी होना चाहिए। कभी कुछ बचने वाली संभावना ये नहीं रहे कि हम गए और एक सवाल छूट गया सर ने, तो ये वाला सवाल ना रहे। ठीक, आपको आए, अगले बच्चे को आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है बेटा? हाँ आशीष जी, बिल्कुल। सभी का, आनंद जी, बिल्कुल। सर, लेख को अलग अलग जगह क्यों बना? देखो, अलग अलग जगह बनवाने के पीछे जो एजेंडा होता है, वो एजेंडा ये होता है ना कि भाई अगर वो एजेंडा एक ही जगह लिखवा, जहां जहां उसका शासन होता था, वो चाहता था कि उसका मैसेज हर व्यक्ति पढ़े। जैसे आज क्या होता है, आज अगर आप कह दिया जाए कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी को पूरे भारत को संबोधित करना है, तो क्या करेंगे? टीवी का सहारा लेंगे, ठीक है ना? टीवी का सहारा लेंगे, अन्य सारी चीजों का सहारा लेंगे, ये सब चीजों का सहारा लेंगे। ठीक है, मीडिया ले लेंगे। मन की बात देखते हुए करते रहते हैं मोदी जी, तो पूरा किसी भी चीज का सहारा लेके वो बंदा कर सकता है, कह सकता है। लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं था ना। उस समय राजा को अगर मान लीजिए अपनी अपनी बात कहनी है और लंबे समय के लिए कहनी है, ताकि जो लिख रहे हैं उसको सब लोग अनंत काल तक याद करें, तो लिखवा लिखवा करके खंभे में ऐसे जगह जगह गाड़ दिया गया। तो जब वो खंभे पर लिखवाया गया तो उसी को कहते हैं स्तंभ लेख। ठीक है, और जो बड़े बड़े खंभों पर लिखवाया गया तो उसे महास्तंभ लेख कह दिया गया, और जो छोटे छोटे पर लिखवा दिया गया उसे छोटा स्तंभ लेख कह दिया गया। जो बड़े बड़े पत्थरों के शिलालेख पे लिखवा दिया गया, जैसे टीवी देखो, एक बड़ा टीवी होता है, एक छोटा टीवी होता है, तो लेख भी ऐसे बड़ा पत्थर पे लिखा जाता है। तो जब बड़ा पत्थर पे लिखा गया तो उसे महाशिलालेख कहते हैं, और जब छोटे लेख पे लिखवा गया मतलब बृहद शिलालेख कहते हैं। तो बृहद शिलालेख किस तरह से पाए गए हैं? कितने? तो 14 रहते हैं, 8 स्थानों से पाए गए। तो उसी तरह से लघु जो था उस तरह से छोटा हो जाएंगे तो लघु स्तंभ लेख हो जाते हैं। बस यही सिंपल सा बात है। चलिए, कुल कितने हो जाएंगे? तो कुल 6 हो जाएंगे। ठीक है, रामपुरवा में भी, ये रामपुरवा भी कहां पर है? चंपारण में। इसके बाद आते हैं दिल्ली टोपरा। पहले दिल्ली मेरठ वाला लिख देते, दिल्ली मेरठ। ठीक, क्या हो जाएगा? दिल्ली मेरठ। ये कितने नंबरिंग कर ले? 3 ये हो गए, 1 2 3 और ये हो गए 4। दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ वाले की बात कर ली तो ये कहां पर है? एट प्रेजेंट में दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में। दिल्ली मेरठ, ध्यान, दिल्ली मेरठ में भी कुल 6 लेख है। फिरोज शाह तुगलक इसे लेकर के दिल्ली आता है। कुल लेख कितने हैं? तो 6। फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाया था। फिरोज शाह
तुगलक मेरठ से दिल्ली लाया, क्योंकि बढ़िया स्तंभ लेख था, तमाम सारा चीज था, बोला उखाड़ करके लाओ और दिल्ली में लगाओ, आराम से दिल्ली को सजाओ भाई। ठीक, तो ये हो जाता है आपके 6। तो 4 हो गया। 5वें की बात कर लेते हैं भाई। 5वां दिल्ली मेरठ हो गया, और उसके बाद में दिल्ली। अगला बात कर लेते हैं दिल्ली, अगला बात कर लेते हैं। 5 हो गया, 4 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 5। 5वां हो जाता है आपका कहां पर, तो दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा, हरियाणा वाला टोपरा, ध्यान रखना। इसमें 7 है। दिल्ली टोपरा कहां पर पाया गया भाई, तो कहां पर एट प्रेजेंट में है, तो दिल्ली में। टोटल आर्टिकल कितने हैं, तो कुल आर्टिकल 7 है। इसे भी कौन, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली लाया गया फिरोज शाह तुगलक द्वारा, कहां से, तो टोपरा से दिल्ली लाया गया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा कहां, टोपरा से दिल्ली लाया गया। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, तो प्रयागराज वाला, आखिरी वाला जो होता है वो प्रयागराज, प्रयागराज का मतलब छठा वाला हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, छठा। कहां पर, तो प्रयागराज, प्रयागराज। ये कहां पर हो जाएगा, तो इलाहाबाद। आज के समय प्रयागराज ही कर लीजिए भाई, सिंपल सा बात, अब तो नाम ही बदल गया, प्रयागराज। ठीक, इसी पे रानी का लेख भी आ जाता है, इसी को कहते हैं कारुवकी का लेख, रानी का लेख, इसी में। ठीक, संघ भेद हेतु पूरा निर्देश दिया गया अकबर के समय से, अकबर के किले में। ठीक, प्रॉपर, हालांकि ये कौशाम्बी में स्थित था, ये स्थित था कौशाम्बी में। अशोक इसे अकबर इसे इलाहाबाद के किले में लाता है, अकबर ने इसे इलाहाबाद किले में लगवाया, इलाहाबाद किले में लगवाया। इसी पर रानी का लेख भी है, इसी पर रानी कारुवकी का लेख है, कारुवकी का लेख है। इसी में और बात कर लेते हैं, संघ भेद रोकने हेतु प्रयास, संघ भेद हेतु, कि अगर कोई संघ भेद रहा है, मतलब कोई जैसे बौद्ध धर्म में संघ हुआ करता था, तो संघ भेद हेतु बहुत कड़ा निर्देश देता है, संघ भेद हेतु कड़ा निर्देश। ठीक, और इसमें कुल 7 लेख हैं। कहोगे सर 7 लेख कौन कौन से हैं, तो 7 लेख आप देख लीजिए कौन कौन से हैं भाई, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये 7 स्तंभों की 7 बातें। देखो, सबसे पहला 7 स्तंभों की 7 बातें, ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। धर्म के आधार पर प्रशासन चलाना, धर्म की सार्थकता पर बल, धर्म की सार्थकता के साथ गलत कार्यों का निषेध, रज्जु के युक्तिक के कल्याण और मृत्युदंड की बातें, पशु निषेध की बातें, कैदियों की रिहाई, सभी वर्गों का आदर और सम्मान करना। मतलब वही धर्म के आधार पर प्रशासन चलाना, हिंसा नहीं करना, ये इनके पतन का कारण मान। धर्म के क्या क्या वैल्यू होता है, धर्म की सार्थकता, ये 7 बातें हैं स्तंभ लेख की। तो अगर इच्छा याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो कितना याद रखना है, तो ध्यान रखना इसमें आपको, अगर बहुत नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें से अगर कोई नहीं याद हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। अगर ये नहीं याद हो तो 7वां आपको याद कर लेना, बाकी याद हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 7वां आपको याद कर लेना। हाँ सर, दम्भ क्या होता है, नालिन दम्भ बता दिया, बड़ों का सम्मान करना, मदर फादर की सेवा करना, प्राणियों के प्रति दया की भावना रखना, गुरुजनों का सम्मान करना, ये सारी की सारी बातें आ जाती है धम्म में। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए, लौरिया, अर्राज लौरिया नंदनगढ़ में शेर का
चिन्ह पाया जाता है, दोनों पर शेर पाया जाता है, इन दोनों पर क्या पाया जाता है, तो शेर पाया जाता है। यहां पर भी शेर, यहां पर भी शेर, यहां पर भी क्या पाया जाता है, लायन पाया जाता है, यहां पर भी लायन पाया जाता है, यहां पर भी लायन, यहां पर भी लायन पाया जाता है। और यहां रामपुरवा में क्या पाया जाता है, तो यहां पर बैल पाया जाता है। बैल के अलावा हंस भी पाए जाते हैं, तो बैल ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, बैल पाया जाता है। ठीक, तो आज का सेशन यही रखेंगे। किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। हाँ, धम्म का मतलब रिस्पेक्ट करना। बहुत बढ़िया आंसर बच्चे, बहुत बढ़िया आंसर। और कोई सवाल किसी का? चलिए पूछिए, क्या सवाल है? किस बौद्ध ग्रंथ में अशोक का विवरण समाहित है? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, महावामसा। विमल जी, ऐसा सवाल कहां पर आया बताओ पहले। देखो, विनय पिटक सूत पिटक जब लिखा गया था तो अशोक पैदा ही नहीं हुआ था, सिंपल सा बात है। ठीक, विनय पिटक सूत पिटक जब लिखा गया तो अशोक पैदा ही नहीं हुआ, तो दो तो ऐसे ही बाहर कर दीजिए। ठीक, रामपुरवा में क्या पूछ रहे हैं भाई? खोजकल, खोजकल, चलो हटाई दो। ठीक, अंगुत्तर निकाय, ना 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 ना। बताओ, आप ही लोग, इतना प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? विमल ने एक सवाल किया, हम बौद्ध ग्रंथ में नहीं है। दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो है अभिधम्म पिटक, दूसरा है महावंशा। किसमें अशोक के बारे में मिलता है? सर, अशोक स्तंभ बता दीजिए। अशोक के स्तंभ अभी आपके बच रहे हैं कुछ, और जो है अशोक के जो छोटे छोटे स्तंभ है, जैसे सारनाथ वाला, सांची वाला, ठीक, जिसपे अशोक का हम लोग यूज करते हैं। ठीक, इसके अलावा आपका बच रहा अशोक के मौर्यकालीन का पतन कैसे हुआ, कुछ कुछ बातें अभी मौर्यकाल में जो बच रही हैं उसको हम लोग देखेंगे मंडे को। ठीक है, किस दिन देखेंगे? तो मंडे को देखेंगे, तो ध्यान रखना कौन से दिन देखेंगे, मंडे को देखेंगे। चलिए, और कोई सवाल किसी के मन में? महास्तंभ का मतलब जो बड़े बड़े स्तंभ होते हैं बेटा, कई सारे जगह से पाए गए हैं। जो 8 स्थानों में मैंने आपको बताया, कालसी हो गया, कालसी हो गया देहरादून उत्तराखंड का, यर्रागुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का, ठीक, धौली हो गया, गंजाम हो गया उड़ीसा वाला। ये सब जो पाए गए हैं उसमें शहबाजगढ़ी हो गया, मानसहरा हो गया पाकिस्तान वाला। इसमें जो दो पाए गए हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा आपके अभी बहुत सारे अभिलेख हैं जो कल देखेंगे हम लोग, कल नहीं देखेंगे, और देखेंगे किस दिन, आपका देखेंगे मंडे के दिन। ठीक, और बताओ। जेम्स 1837 लिखा तो है, सारा कुछ लिख दिया भाई। तुम लोग शुरू से क्लास रहोगे नहीं आफ्ताब, और फिर कहोगे ये सवाल बता दो सर, वो बता दो। पहले देख लो, यहां पर सारा तो लिखवा दिया यार, कभी पढ़ भी लिया करो। क्या लिखवाया? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था। और बताओ। ठीक, चलिए, आप लोगों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आराम से छठ मनाइए, अपने अपने परिवार वालों को, मेरी तरफ से सभी को, अपने मम्मी पापा भैया चाचा ताऊ जो भी हैं सबको मेरी तरफ से विश कर दीजिएगा कि सर ने छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं लिया है, दी है। ठीक है, सारे बच्चे जो भी हैं सब लोग अपने अपने यहाँ छठ में जरूर मेरी तरफ से शुभकामनाएं अपने मदर फादर पेरेंट्स सभी को दे देना। टकाटक हिस्ट्री हो जाएगा। हाँ, टेंशन ना लो यार, टेंशन मुक्त रहो। नहीं नहीं, दिसंबर से बाहर जाएगा, दिसंबर में नहीं होगा। दिसंबर हो सकता हो जाए, देखते हैं। हाँ, कल छुट्टी है, कल कोई क्लास नहीं है, तो घर वालों को सभी लोगों को, इसीलिए मैंने बोला छठ की शुभकामनाएं जरूर दे देना। ठीक है, पॉइंट अपने अपने मम्मी पापा भैया चाचा ताऊ जो है सबको सुना देना कि सर ने छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। ठीक, थैंक यू आप लोगों को भी, और मिलते हैं अब मंडे
ठीक कितने बजे, तो ठीक मिलते हैं 3 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू टू ऑल।